हैं लोग 10 बजे, तो पहले ही शुरू कर दिया। चलो बेटा शुरुआत कर देते हैं 5 मिनट पहले ही। कहाँ तक चर्चा हुई है बेटा बताएं। हाँ, मैंने किसी भी अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएं होती हैं जो प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा कि क्या उत्पादित करें, दूसरा ये था कि कैसे उत्पादित करें, तीसरा ये कि किसी देश में संसाधन तो मौजूद रहते हैं परंतु समस्याएं जस की तस रहती। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि भारत में बहुत ढेर सारे डॉक्टर्स हैं लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। भारत में ढेर सारे श्रमिक हैं, भारत में बहुत निर्माण का कार्य होना है लेकिन श्रमिक और निर्माण के बीच में सामंजस्य नहीं हो रहा है। श्रमिक बेरोजगार हैं, फैक्ट्रियों में ताले बंद हैं। तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है? गड़बड़ी ये हो रही है कि उन दोनों के बीच में ठीक प्रकार से तालमेल नहीं बैठ पा रहा। और सही ढंग से तालमेल अगर बैठे तो मुझे लगता है किसी अर्थव्यवस्था में ये सब समस्या ना हो। और किसी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यही है बेटा कि तालमेल बैठाया जाए, और जो देश तालमेल बैठा लेता है वो बढ़िया कर लेता है। पहले ये होता था कि अर्थव्यवस्था बंद होती थी, क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी। आजकल अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमी है। क्लोज ओपन का अर्थ समझते हो? बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था आज की डेट में दुनिया में कहीं नहीं है, एक दो देशों को छोड़ दें, जैसे उत्तर कोरिया को छोड़ दीजिए, ऐसे एक दो देश छोटे मोटे और हैं, क्यूबा को छोड़ दीजिए। तो मुझे नहीं लगता किसी देश की अर्थव्यवस्था आज की डेट में क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जिस देश के विदेशियों से ज़्यादा लेना देना ना हो, और ओपन इकोनॉमी जो पूरी दुनिया के लिए जिसके दरवाजे खुले हों। तो थोड़ा सा इस पे बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कभी अगर अध्ययन किया हो तो आपने देखा हो कि 91 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी थी। 91 के पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्थाएं थी, यानी दुनिया के लिए हमारे दरवाजे नहीं खुले थे। 1991 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था हो गई। खैर ये प्रक्रिया अभी तक चल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि 1991 में तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और उसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इन दोनों लोगों के समन्वित प्रयास से अर्थव्यवस्था को खोला गया। खोला गया मतलब इसमें 3 कदम उठाए गए: प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण, और लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण। ये 3 काम एक साथ किया गया लेकिन तेजी से नहीं किया गया। आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का काम आज तक चल रहा है, नहीं चल रहा है। अभी कई सेक्टर ऐसे हैं जिनको हम लोग अभी प्राइवेट सेक्टर में देने से हिचक रहे हैं या राजनीतिक कारणों से हिचक रहे हैं। जैसे रेलवे, अभी भी हम रेलवे को निजी सेक्टर में पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है और इसके पीछे थोड़ा आर्थिक कारण भी है। राजनीतिक कारण यह है कि रेलवे बहुत ढेर सारे एम्प्लॉइयों को नौकरी देता है। मुझे लगता है भारत में सबसे अधिक रोजगार अगर किसी एक सेक्टर में है तो रेलवे में है। अगर इसको निजीकरण किया गया तो हो सकता है वो अपनी पॉलिसी बनाए, अपनी योजना बनाए, ढेर सारे लोगों को हटाए। निजी लोग तो अपने हिसाब से काम करेंगे ना बेटा। जैसे आप देख रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र या गोला बारूद का निर्माण, अभी तक ये भी बंद हम लोगों ने किया था, लेकिन इसे भी अब देख रहे हो आप, धीरे 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 धीरे, इकट्ठे तो नहीं लेकिन धीरे धीरे हम खोल रहे हैं। यानी रक्षा के क्षेत्र में अब 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई। यानी कोई विदेशी कंपनी चाहे तो भारत में आके अपना हथियार गोला बारूद निर्माण कर सकती है। क्लियर है बेटा? इसके अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर था जिसको लेके हम लोग बड़े असमंजस में थे, और वो सेक्टर था रिटेलिंग सेक्टर। रिटेल समझते हैं? रिटेल सेक्टर अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझ में आ रहा है? खुदरा बाजार। खुदरा बाजार मतलब
जैसे आप देखते हो कि प्रोडक्शन तो विदेशों से भी होते हैं, ढेर सारे विदेशी प्रोडक्ट भारत में बिक रहे हैं। मोबाइल फ़ोन है, फलाना है, धमाका है, सब विदेशी आके भारत में बिक रहे हैं, लेकिन बेचने वाले भारतीय हैं। पता नहीं ये नोटिस किया कि नहीं? ढेर सारे मॉल खुल रहे हैं, लेकिन मॉल भारतीय है। उस मॉल में सामान विदेशी हो सकता है। इसको खुदरा बाजार कहते हैं, फुटकर बाजार कहते हैं। तो खुदरा बाजार में अभी विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है, यानी रिटेलिंग सेक्टर में विदेशी कंपनियां नहीं आ सकती। अभी जो हमारी सरकार है इसने इस सेक्टर को भी खोल दिया कि भाई खुदरा बाजारों में विदेशी कंपनियां आए, लेकिन क्योंकि उसके नाम से वगैरह इतने कठिन बना दिए कि अभी विदेशी कंपनियां थोड़ी हिचक रही हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा को पूरी तरह से विदेशों के लिए हम प्रतिबंधित किए हुए हैं कि परमाणु ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही करेंगे, यानी इसमें अभी कोई उदारीकरण वाली प्रक्रिया नहीं है। रिटेलिंग सेक्टर में आप देखें, बहुत बड़े बड़े मॉल हैं। आप महानगरों में जाएं तो मॉल और शॉपिंग मॉल, सुपर मॉल बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप कोई विदेशी कंपनी का मॉल देखा है आपने आज तक? नहीं। वो वी मार्ट, धमाका मार्ट, बिग बाजार, धमाका बाजार, यही सब आपको दिखेगा। छोटे बड़े मॉल हो सकते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी रिटेलिंग कंपनी है वॉलमार्ट, पता नहीं नाम सुना है कि नहीं? वॉलमार्ट। तो अभी अनुमति मिल गई है भैया, वॉलमार्ट भी अब तैयारी कर रही है कि भारत में, और वॉलमार्ट जिस दिन भारत में आएगी ना, उस दिन आप देखिएगा कि मॉल किसे कहते हैं। अभी तो शॉपिंग मॉल आप देख ही रहे हो ना, वॉलमार्ट को आ जाने दीजिए, फिर वो मॉल की नई परिभाषा कर देंगे, क्योंकि भारत सरकार को ये पता है कि अभी वो आएंगे तो हमारे जो रिटेलिंग सेक्टर है उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा। तो वॉलमार्ट वगैरह आएंगे तो फिर आएंगे बेटा, साल 2 साल में आ ही जाएंगे, और फिर ये सब होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1991 के बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। क्लियर है बेटा? तो ओपन इकोनॉमी हो गया। जब आप अर्थव्यवस्था को खोलते हैं तो आपके फायदे भी होते हैं, आपके नुकसान भी होते हैं। फायदे क्या होते हैं? हमको बड़ा बाजार मिल जाता है, हम अपना सामान अन्य देशों में बेच सकते हैं। नुकसान क्या होता है? विदेशी कंपनियां भी आपके देश में आके सामान बेचने लगेंगी, और क्वालिटी से अगर मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो नहीं टिकेंगे। कहाँ टिक पाए? बीपीएल कंपनी कहाँ गई? ओनिडा ओनिडा किधर गायब हो गई? क्योंकि जैसे आप टेलीविजन के सेक्टर को आपने ओपन किया, भरभरा के विदेशी कंपनियां घुस गई, और हमारी लोकल कंपनियां उनसे मुकाबला नहीं कर पाई, खत्म हो गई। एक कहीं बीपीएल का टीवी देखते हो आज के डेट में? वीडियोकॉन, अभी तो बेचारे डिश टीवी उवी के फील्ड में आके काम करने लगे, टीवी बनाना बंद करके, है ना? तो फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान हो गया ना यहाँ कि हमारी लोकल कंपनियां बंद हो रही, मोबाइल इंडस्ट्री लगभग खत्म हो गई। अब एप्पल का फोन बनाओगे तो कौन कार्बन का फोन खरीदेगा? खरीदेगा बिल्कुल, तब जब आप उनके सापेक्ष मुकाबला कर पाए। मुकाबला दो चीजों का करना होगा, एक क्वालिटी का और एक प्राइस का। प्राइस का भी मुकाबला करना पड़ेगा और क्वालिटी का मुकाबला करना पड़ेगा। अब चूंकि उनके पास बहुत हाईटेक है, हम उतना हाईटेक है नहीं, और हम उस क्वालिटी की चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ। जैसे दीपावली में आपने देखा होगा, वो सजावट की जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक, वो मोस्ट ऑफ दी चाइना से आती है। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं? और चाइना से खाली शहरों में नहीं, वो लोकल जो छोटे छोटे मार्केट आपके हैं ना, वहां तक पहुंच हो गई है चीन की। तो उसमें एक आइटम बहुत पॉपुलर है, जो इलेक्ट्रिक झालर होती है ना, वो बड़ा पॉपुलर है। तो थोड़ा मैं उसका आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करिए। 10 मीटर की इलेक्ट्रिक की एक झालर जो होती है, लाइट वाइट रंग बिरंगी जो जलती रहती है, दीपावली में बहुत यूज होता है। चीन वाले उसको 30-35 रुपए में कंज्यूमर को उपलब्ध करा देते। थोड़ी महंगाई वही बढ़ती तो 50-60 रुपया ले लेते। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 50 रुपए में 10 मीटर की एक झालर आपको मिल जाती है। देखा है कभी उसको? उसमें 3 वायर होते हैं। अगर गौर से देखें तो उसमें वायर 3 होते हैं,
और एक तो छोटा सा रेगुलेटर टाइप का भी रहता है। बल्ब वल्ब जो है लाल पीले हरे नीले उनको किनारे करो। 30 मीटर वायर है, अरे 30 मीटर तार है ना कम से कम, तो गारंटी है कि 30 मीटर तार है। 3 अगर लेयर है तो 3 तार है। 1 रुपया मीटर भी अगर तार आप जोड़ें तो 30 रुपए का तो वायर हो गया। वो जो रेगुलेटर वगैरह देते हैं एक छोटा सा दबा दीजिए तो लाल पीला हरा, फिर ऐसे वैसे उसका सीक्वेंस बदलता है। अरे भैया 2-2.5 रुपए की कॉस्ट उसकी भी आई होगी, मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक। बल्ब वोल्ब फोकट का तो 35 रुपया तो यही हो गया, बोल नहीं रहे हैं। और उसमें बल्ब जलते हैं ना भैया, तो बल्ब वोल्ब की भी कोई कॉस्ट होगी, 2-4 रुपया मान लो उसकी भी कॉस्ट है, कम से कम मान लो। तो आप बताइए 30, 35 और 5 40 रुपए तो यही हो गया। चीन से उड़ के सीधे आपके घर तो चला नहीं आया, ये फैक्ट्री से बना और वहां से उड़ा और सीधे आपके घर में उतर गया। डेफिनेटली शिपिंग हुई होगी, बड़े ब्रोकर होंगे, छोटे ब्रोकर होंगे, कम से कम 2-3 हाथ से होते हुए आप तक पहुंचा होगा ना, कि चीन से सीधे आपके घर चला आया नहीं। अब जाहिर सी बात है कि एक बड़ा भारी जो इंपोर्ट किया होगा चीन से भारत, पहले उसके गोडाउन में रहा होगा, फिर बड़े बड़े होलसेलर को बेचा होगा, फिर होलसेलर छोटे छोटे लोगों को बेचे होंगे, फिर वो रिटेलर को भेजा होगा, रिटेलर आपको 50 रुपए में बेच रहा है। तो 4 जो बिचौलियां हैं बीच में, वो समाज सेवा तो कर नहीं रहे। 1-1 2-2 रुपए की मार्जिन भी अगर रखते हैं तो 4 अगर बिचौलिए हैं तो 8 रुपया तो यही हो गया, बोल नहीं रहे हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी कुछ आई होगी, बोल नहीं रहे हैं। तो कुल मिला जुला के भैया ये समझ नहीं आ रहा है कि कर कैसे दे रहे हैं, और हम उससे मुकाबला कर ही नहीं पा रहे हैं। भारत में कोई भी तार आप किसी इलेक्ट्रिक की दुकान पे चले जाइएगा, बस कह दीजिएगा भैया 1 मीटर का कोई तार है, 1 रुपया मीटर वाला, मिलेगा ही नहीं आपको। तो जाहिर सी बात है वो कैसे बना लेते हैं। अब वहां हम तो गायब हो गए ना, हम बना ही नहीं पाते। हम अगर 10 मीटर की झालर बनाएंगे इलेक्ट्रिक की इंडियन, तो जाहिर सी बात है 70 80 90 रुपए से कम में दे ही नहीं पाएंगे, वो प्रॉफिट ही नहीं मिल पाएगा हमको, और वो कर लेते। तो जैसे आप अपने सेक्टर को खोलेंगे, विदेशी लोगों से आपको मुकाबला करना पड़ेगा। वो पैतरेबाजी करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, वो कर सकते हैं। चीन कर ही रहा है, अब सर पकड़ के बैठिए और ये सोचिए कि आखिरकार ये कर कैसे लेते हैं। कर तो जरूर रहे हैं। अरे भाई उस वायर में एक तार होगा कम से कम मेटल का, अरे बिजली बहती होगी तो कम से कम मेटल का पतला सा ही एक तार तो होगा ना, बोल नहीं रहे हैं। कैसे मैन्युफैक्चर कर लेते हैं? कॉपर का तार ना देते, मेटल का तार देते हैं, देते हैं ना, लाइट जलती है ना, तार होता है ना उसके अंदर। एक ने कहा सर चलता नहीं है, हाँ मैं सहमत हूं, वो नहीं चलता है, एक बार तो जलता है ना। उतना तो झालर वाला किराया ले लेता है। अपने घर पे किसी इलेक्ट्रिक वाले से डेकोरेशन करा के देखिए, उतना तो आपसे वो रेंट वसूल लेता है। अपना झालर लेके आके लगाएगा ना, तो उतना तो पैसा ले लेगा जितने में उनकी झालर आती है। तो ठीक है 10 ले आए, 2 खराब हो गई, 8 बची ना, अगले दिवाली में काम आएगी। तो ये क्या है बेटा, जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलते हो तो लोगों से आपको कंपटीशन करना होगा। कहीं आप बर्बाद होते हो तो कहीं आप आबाद हो। कुछ सेक्टर हमारे बर्बाद हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, परेशानी हो रही है। लेकिन कहीं हम भी तूफान मचाए हुए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी में हमसे कोई मुकाबला नहीं कर पाता, दुनिया में सबसे अधिक निर्यात हम करते हैं। डायमंड में हमसे ज्यादा कोई मुकाबला नहीं कर पाता, पूरी दुनिया को हीरे का निर्यात करते हैं। सॉफ्टवेयर में हमसे कोई मुकाबला नहीं कर पाता, पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर बेचते हैं। और दवाई न भैया, पूरी दुनिया का दवाखाना है भारत, उनके हालत में होंगे। जितनी सस्ती दवाएं भारत में मिलती है ना, पूरी धरती पर नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। यहाँ तो कुछ दवाएं इतनी सस्ती हैं ना कि दुकान वाला एक टेबलेट आपको देता ही नहीं, ले भी नहीं सकते आप। एविल जाके लीजिए, एंटी एलर्जेटिक एक दवा है, एविल के नाम से बिकती है मार्केट में, वो एक आपको देगा ही नहीं। क्यों?
क्योंकि एक खरीद ही नहीं पाएंगे आप। वो 5 रुपए की 20 ठो मिलती है, वो एक ठो कैसे दे दे आपको? वो तो चलन में ही नहीं है 25 पैसा, देगा कैसे? दुनिया में तीस तो यहाँ हम कोहराम मचाए हुए हैं, पूरी दुनिया को दवा बेचते हैं। और मुझे लगता है आपने सुना होगा जब ये कहा गया था कि वैक्सीन कोई बनाए कोविड का, बनेगी तो भारत में ही, क्योंकि दुनिया को पता था बिना भारत की मदद के कोविड वैक्सीन बन नहीं सकती। आविष्कार कोई करे, मैन्युफैक्चर तो भारत में ही होगा। इसलिए भारत की बड़ी जी हजूरी हुई उस जमाने में, और भारत ने मैन्युफैक्चर किया, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हब विद्यमान है। तो ये कहने का मतलब ये है बेटा कि जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलते हो तो दोनों तरफ आपको प्लस माइनस देखना पड़ता है। अभी अलग बात है किसी देश का प्लस ज्यादा होता है कि माइनस ज्यादा होता है, तो कुल मिला जुला के देश डर रहा होता है, अर्थव्यवस्था डर रही होती है कि कहीं हम अर्थव्यवस्था को अगर खोलें तो हमारी अर्थव्यवस्था ना धड़ाम हो जाए, हमारे लोग ना बर्बाद हो जाए। आपने देखा होगा कि अभी एक बड़ी चर्चा हो रही है ई शॉपिंग से। आजकल ई शॉपिंग के बड़े प्लेटफॉर्म खुल गए हैं ना बेटा, ई शॉपिंग से दुकान वालों को बहुत नुकसान हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। लेकिन दुकान वाले को नुकसान हो रहा है इसलिए ई शॉपिंग तो नहीं बंद की जाएगी। अगर आप उससे मुकाबला कर सकते हैं तो करें। एक कस्टमर ना दुकान पे जाता है खरीदने, और दुकान वाला बोलता है 350 रुपये, फट से वो किसी ई पोर्टल पे जाके उसका ऑनलाइन प्राइस देखता है और कह देता भैया देखिए निकले कि देंगे। अब ऑनलाइन में अगर वो 300 बोल रहा है, ऑनलाइन में अगर 250 मिल रहा है तो बार्गेन तो हम करेंगे। काहे लें आपके यहाँ से भैया, घर पे मंगा लेंगे। ये क्या हो रहा है बेटा? इसी को उन्होंने कहा था कि 3 चीजें जब होंगी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, तो चौथी चीज खुद ही उत्पन्न होगी, और उसका नाम है कंपटीशन, प्रतियोगिता। और आपस में प्रतियोगिता होगी और बचेगा वो जो बचने लायक होगा। जंगल वाला नियम लागू है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा? जो फिट होगा, जिसे कंज्यूमर पसंद करेगा। नहीं तो अगर खराब प्रोडक्ट होगा वो मार्केट में बिकेगा कैसे? कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये सब हुआ बेटा, हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। हाँ, खोलने से फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। कुछ सेक्टर हमारे बर्बाद हो गए, कुछ सेक्टर आकाश की ऊंचाई पे चले गए। अब ओवरऑल हमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये तो देखना पड़ेगा। अभी बीच में आपने देखा मोदी जी ने गुजरात में सेमीकॉन करके उद्घाटन किया, वहां सेमी कंडक्टर बनाएंगे। जाहिर सी बात है, सेमी कंडक्टर जिस दिन हम मैन्युफैक्चर करने लगेंगे उस दिन बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। लेकिन हाँ, कदम आगे बढ़ गया ना, लिथियम बहुत बड़ा भंडार मिल गया। और अगला जो समय जाने वाला है, बट अगला समय जो आ रहा है वो लिथियम आयन बैटरियों का समय होगा। और इसी बहाने बहुत बड़ा भंडार हमारे हाथ लग गया, वहां भी आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला जुला के जब अर्थव्यवस्थाओं को आप खोलते हैं तो आप तैयार रहिए मैदानी जंग में मुकाबला के लिए। अगर कर सकते हैं तो करेंगे, और नहीं तो मरेंगे, क्योंकि यहाँ कोई आपके ऊपर मुरव्वत करने वाला नहीं है। फ्रिज बिक रहा है, एलजी भी बेच रही है, सैमसंग भी बेच रही है। अब बीपीएल वाले कहाँ बेच पा रहे हैं बेचारे, बंद हो गई उनकी फैक्ट्री। तो अब यहाँ कोई किसी पे मुरव्वत नहीं ना करेगा बेटा। मार्केट में हम एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट बनाएंगे। आप बना सकते हो तो मुकाबला करो, नहीं बना सकते हो तो हट जाओ मार्केट से। ओनिडा टीवी कहाँ गई? वो सर पे सिंह वाला एक विज्ञापन आया करता था, गायब हो गई। क्यों? नहीं कर पा रहे हैं कंपटीशन। किसी जमाने में हर घरों में टीवी हुआ करती थी, अब तो हर घर में सैमसंग की, एलजी की और फलाना की, ढिमाका की, सोनी की टीवी आपको दिख रही है, क्योंकि ये तीनों किसी को मुकाबला करने ही नहीं दे रहे, आपस में ही कट मर रहे हैं। तो तीसरा इसमें कहाँ घुसेगा बीच में भाई? एक से बढ़ के एक डेली मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, प्राइस में कंपटीशन कर रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था जब खुली आप रखोगे, अर्थव्यवस्था बंद रखोगे, तो उसके बड़े फर्क पड़ते हैं। इकोनॉमी जब क्लोज रखोगे तो अपने में ही जीना है, विकल्प भी आपके पास सीमित होंगे। अर्थव्यवस्था को खुली रखेंगे तो पूरी दुनिया आपके लिए बाजार है, आप भी बाजार हो। तो इधर से उधर जाओगे कि उधर से इधर लोग आएंगे, ये कहना सब बहुत मुश्किल है। क्लियर है बेटा?
तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़े बेटा, अब लिखें, एक हेडिंग बनाएं। मैं क्या कह रहा था बेटा वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था को आप खोल देते हैं तो संसाधनों के प्रयोग की एक अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर अर्थव्यवस्था खुली ना होती तो क्या भारत के शिक्षक ब्रिटेन के बच्चों को पढ़ा रहे होते? तो अब हम संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं ना। हमारे यहाँ जो स्किल्ड वर्क पावर है उस वर्क पावर का हम उपयोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खुली है तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना रहे हैं और पूरी दुनिया हमें प्रिफर कर रही। पूरी दुनिया का कोई एक शॉपिंग मॉल बिना भारत के सॉफ्टवेयर के नहीं चलता। कोई दुनिया की एक एयरलाइंस बिना भारत के सॉफ्टवेयर के नहीं चलती। यहाँ तो हमारी दादागिरी है ही है। और ये एक स्किल्ड मैन पावर का काम है। सॉफ्टवेयर जो है ना बेटा अनस्किल्ड वर्क नहीं है, स्किल्ड वर्क है। और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अगर आप डेवलप हो रहे हैं देन इंडिया स्किल्ड हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कंपटीशन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूएस की एक कंपनी $10,000 में बनाती है, हम उनको ₹500 में बना देते हैं। डॉलर तो छोड़ दो, ₹500 में बना के दे देते हैं। तो एक विदेशी कंपनी क्यों ना हमसे खरीदे? अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो $60,000 अपनी सैलरी मांगता है। भारत का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत में रह के 40,000 में काम करने के लिए तैयार है, इंडियन करेंसी में। तो कोई प्राइवेट आदमी किसको नौकरी पे रखना पसंद करेगा भैया? जो कम पैसा लेगा। कम पैसा ले रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो काहे के लिए अमेरिका से रखें? देखो, व्यापार वाणिज्य और बिजनेस में कोई देशभक्ति नहीं होती, वहां सिर्फ एक भक्ति होती है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा तो अर्थव्यवस्था को खोलना होगा। अब कौन अपने संसाधनों का कितना बेहतर उपयोग कर पाता है वो देश की व्यवस्था समझे, है ना। आगे बढ़े, लिखें। लिखे नहीं बेटा, थोड़ा देखें, बोर्ड पे देखिए, उसके बाद लिखते हैं। संसाधन कितने प्रकार के बताए गए थे बेटा? 3। बोर्ड पे लिखने दीजिए। एक को हम लोगों ने क्या कहा था बेटा? प्राकृतिक संसाधन। एक को क्या कहा बेटा? हाँ, ये कोई क्रम नहीं है बेटा, मैंने ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई क्रम है। और एक क्या है बेटा? भौतिक संसाधन। बोले बेटा? अब एक बात विचार करिए, जिसका संसाधन पर नियंत्रण होगा उसी का उत्पादन पर नियंत्रण होगा। बोल नहीं रहे? जिसका उत्पादन पर नियंत्रण होगा उसका कीमत पे नियंत्रण होगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिसका संसाधन पर नियंत्रण होगा उसका उत्पादन पे नियंत्रण होगा, और जिसका उत्पादन पर नियंत्रण होगा उसका कीमत पे नियंत्रण होगा। सहमत है? तो अब बड़ी भारी परेशानी है कि ये कई चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। संसाधनों पे जिसका नियंत्रण होगा उसका नियंत्रण किस पे होगा बेटा? उत्पादन पर। और जिसका उत्पादन पर नियंत्रण होगा कीमत वही निर्धारित करेगा। बोल नहीं रहे? ये सारी चीजें तो इंटरकनेक्टेड है ना, एक साथ जुड़ी हुई है ना। जरा इसको समझने की कोशिश करिए। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। इन 3 संसाधनों का मैं उपयोग कर रहा हूं, कोई छोटा हो, कोई ज्यादा हो, कोई कम हो, कोई ज्यादा हो, वो छोड़ दो, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई में इन तीनों संसाधनों का उपयोग हो रहा है ना। हम कहाँ वस्तु का उत्पादन तो नहीं कर रहे हैं, हम सेवा का उत्पादन कर। उत्पादन माने वस्तु ही नहीं होता, बार बार मैंने कहा, उत्पादन माने वस्तु भी होता है और सेवा भी होता है। तो अगर हम उत्पादन कर रहे हैं किसका बेटा? 2 चीजों का उत्पादन होता है, एक किसका बेटा? वस्तु का, और एक किसका बेटा? सेवा का। संसाधन हमारे नियंत्रण में है, बोल नहीं रहे? इन संसाधनों का उपयोग करके हम वस्तु सेवा का उत्पादन करें, कीमत का निर्धारण मैं करूंगा, भारत सरकार नहीं करेगी।
इस इंस्टीट्यूट की फीस क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा, कोई नहीं करेगा। बोल नहीं रहे। अब थोड़ा एक बात बताइए कि कीमत के निर्धारण करने पर, यानी आपकी कोचिंग की फीस को निर्धारित करने पर मेरे मन में भी कुछ चला होगा। ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे से फीस लेने के लिए आपके मन में कुछ प्रेशर तो रहा ही होगा, कुछ वेरिएबल्स तो रहे ही होंगे जिसने बताया होगा कितना ही लेना है। क्या रहा होगा? मैं बता रहा हूं ना, संकोच की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। पहला तो ये कि लोग कितना ले रहे हैं, क्यों लोग कितना ट्यूशन पढ़ाने का ले रहे हैं, ये दिमाग में चला होगा। और दूसरा कि मेरे अंदर क्षमता कितनी है, ये भी चला होगा, है ना। यानी क्वालिटी पर भी हम फोकस करते हैं। आप ही के शहर में कुछ डॉक्टर हैं जो निःशुल्क पेशेंट देखते हैं। हाँ भाई, यहीं आगे जाइए, मणि जी हैं, निःशुल्क देखते हैं, एक पैसा नहीं लेते। बस ये है कि दवाई उन्हीं के यहाँ से खरीद लो, क्योंकि दवाई जो लिखेंगे वो कहीं आपको मिलेगी ही नहीं, तो उन्हीं के मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदनी पड़ेगी। चलो वो घर से सही, लेकिन यही शहर में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं ना जो पेशेंट को देखने के लिए 500 रुपये फीस लेते हैं। बोल नहीं रहे हैं। सिर्फ पेशेंट को देखने के लिए 500 फीस देते हैं, दवा तो वो भी देते हैं, अपनी मेडिकल स्टोर से देते हैं। तो उसने 500 फीस क्यों निर्धारित किया? और पेशेंट जाकर उनसे क्यों नहीं कहता कि मणि डॉक्टर साहब तो फ्री में देखते हैं, आप 500 रुपया कहाँ ले रहे हैं? तो क्या जवाब देगा पता है? उन्हीं को दिखा लीजिए। बोल नहीं रहे। एक बात मुझे बताइए कि आखिर वो 500 क्यों लेता होगा? डेफिनेटली वो कुछ अच्छा डॉक्टर होगा, उसके पास कुछ विशिष्टताएं होंगी। सुप्रीम कोर्ट का एक वकील 1000 रुपया भी लेता है, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील एक हियरिंग का 10 लाख भी लेता है। एक दिन कोट पहन के जाएगा, 10 लाख लेगा। तारीख पड़े, चाहे बहस हो, चाहे फैसला हो, चाहे ना हो, एक दिन में कहाँ फैसला होता है? तो 10 लाख क्यों ले लेता होगा? क्योंकि क्वालिटी मैटर करता होगा। बोल नहीं रहे हैं। तो जब आपको लगता है कि क्वालिटी हमारी लोगों से बेहतर है, तो डेफिनेटली आपके पास एक एरिना मिल जाता है कि अपनी कीमतों को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड है, क्वालिटी के बेसिस पे आपकी डिमांड है। क्वालिटी भी नहीं है तो आप क्या करोगे? आम मार्केट में देख रहा था कि कोचिंग का प्रचार, अभी सिपाही उपाही की वैकेंसी आ जाती है ना, ये सब एकदम टूट पड़ते हैं मार्केट पर। तो एक मैंने देखा पोस्टर पे लिखा हुआ था 500 रुपये महीना। हाँ, 500 रुपये महीना सिपाही की तैयारी के लिए। अभी देखना, फिर ड्रामा शुरू होगा, वैकेंसी तो दिख जाए। फिर एक एक मैंने पोस्टर पे देखा 300 रुपया। एक पोस्टर पे देख के मेरे होश ही उड़ गए, फ्री में पढ़िए। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या इशू है भैया, ये कैसे फ्री में पढ़ाएगा? कुछ गणित करेगा जो आपको प्रत्यक्ष तो नहीं बता रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ कर लेगा। तो कहने का ये मतलब है बेटा कि अगर संसाधन पर हमारा नियंत्रण है तो उत्पादन पे नियंत्रण होगा, और उत्पादन का अगर नियंत्रण है तो कीमत पे नियंत्रण होगा। और एक बात समझ लेना, कीमत पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पता नहीं मेरी बात से सहमत है कि नहीं? सरकार की हैसियत नहीं है कि मुझे आके ये इंस्ट्रक्शन दे कि आप अपनी फीस इतनी रखें। कोई मुझे निर्देशित नहीं कर सकता। अगर मेरी हैसियत होगी 10 लाख फीस लेने की तो मैं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। देने वाले अगर उपलब्ध होंगे तो मैं तो जरूर ले लूंगा। बोल नहीं रहे। तो आप कहेंगे इस पे सरकार का सर कोई नियंत्रण नहीं होता ना? नहीं होता बेटा। टमाटर हम 1000 रुपया किलो बेचेंगे अगर बेच सकते हैं तो। बोल नहीं रहे। अगर हम बेच सकते हैं तो बेचेंगे। तो आप अपनी वस्तु की कीमत जो मन करे वो निर्धारित करें। बस ये सतर्क रहिएगा कि ज्यादा निर्धारित करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बोहनी ना हो, है ना। ये भी हो सकता है, क्योंकि सस्ते में अगर चीजें उपलब्ध होंगी तो कोई महंगी चीज आपके आके क्यों खरीदेगा? तो कहीं ना कहीं मार्केट पे एक नियंत्रण वाला शक्ति है, हम बात करेंगे अभी बेटा उसको विस्तार से। अब एक बात मुझे बताओ बेटा कि आपके दिमाग में हो रहा होगा कि अभी तो सरकार टमाटर की कीमत को नियंत्रित कर रही है। कर रही है?
कोशिश कर रही है। कैसे नियंत्रित करेगी? जितने ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, सबको निर्देशित किया जाएगा कि भैया 80 रुपए किलो से अधिक टमाटर ना बेचें, और वो नहीं बेचेगा इनके कह देने से, है ना? हाँ, वो भी बड़े चालाक हैं। जहां देखेंगे पुलिस वाले दिख रहे हैं वहां बोलेगा 80 रुपया किलो, और जैसे मोहल्ले में घुसा 200 रुपया किलो, कुछ कर लेंगे आप। तो समस्या तो वही है ना भाई। नहीं नहीं, सरकार इस सबसे कुछ नहीं करती। बस सरकार एक चीज करती है, जितनी मन करे उतनी कीमत ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जितना लिए हैं हमको भी बता दीजिए ना कि कितना लिए हैं। आप कहेंगे सरकार ये काहे पूछती है? सरकार इसलिए पूछती है, वो देखती है कि इसमें कुछ मेरा भी हिस्सा निकल रहा है क्या, इनकम टैक्स वगैरह, और मेरा हिस्सा अगर निकल रहा है तो आप लूटिए दुनिया को, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी हिस्सेदारी जितनी बन रही है वो मेरा वाला तो दे दो ना भाई। बोल नहीं रहे। बस सरकार को इससे सरोकार है कि आप अगर साल भर में 1 करोड़ रुपया कमाते हो, कमाइए, लूटिए लोगों को, हमें फर्क नहीं पड़ता। बस आप बता दीजिए कि आपने कितना कमाया है। आप बताएंगे 1 करोड़, और तुरंत उनका जीएसटी अधिकारी बैठेगा कागज लेके और जोड़ लेगा 15% के हिसाब से, सर दे दीजिए, जो कितना टैक्स लगेगा। उनको टैक्स से मतलब है, उनको कीमत से कोई लेना देना। क्लियर है बेटा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा देखिए, समझने की कोशिश करिए। इस पर अगर सरकार का नियंत्रण हो जाए, किसका? गवर्नमेंट का। इस पे अगर सरकार का नियंत्रण हो जाए, किस पर? संसाधनों पर। नहीं, खाली भौतिक नहीं, मैं तीनों की बात कर रहा हूं। अगर इन संसाधनों पे सरकार का नियंत्रण हो जाए तो उत्पादन पे किसका नियंत्रण होगा? और कीमत पर? सरकार। क्लियर है? अगर इस पे निजी लोगों का नियंत्रण हो जाए तो उत्पादन पे भी निजी लोगों का नियंत्रण होगा, और कीमत पे निजी लोगों का नियंत्रण होगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? इस पर नियंत्रण बेटा दो लोगों का हो सकता है। ये देश फैसला करे, ये राष्ट्र निर्धारित करिए करे कि संसाधन पर किसका नियंत्रण होगा, संसाधन किसके अधीन दिया जाए। अगर इस पे सरकार का नियंत्रण हुआ तो सरकारी नियंत्रण हो गया, और निजी नियंत्रण भी हो सकता है। बोल नहीं रहे। अब समझ रहे हैं कि अगर सरकार का नियंत्रण होगा तो उत्पादन भी सरकार का और कीमत भी सरकार। एक बात, सरकार कीमतों को निर्धारित करते समय थोड़ा शर्माती है, थोड़ा सकुचाती है, थोड़ा लजाती भी है। क्यों? सरकार जनहित के लिए बनी होती है, सरकार जनता की मदद के लिए बनी होती है, और सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है, उसे जनता के सामने आना भी होता है। तो कीमतों को निर्धारित करते समय सरकार जन भावनाओं की, जन इच्छाओं की, जन आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। बोल नहीं रहे हैं। तो कीमतें इन्हें, अगर टमाटर सरकार बेच रही होती और टमाटर अगर 200 रुपया किलो होता तो लोकसभा में क्या क्या होता वो आप देखते। मार पिटाई सब हो जाता वहीं। क्योंकि सरकार से इसे लेना देना नहीं है, इसलिए फिर भी सरकार को घेर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कीमत बढ़ रही है। तो सरकार कह सकती है कि हम थोड़ी बेच रहे हैं, तो भी वो पलट के हमला करते हैं, भले नहीं बेच रहे हैं, कुछ तो करिए, जनता मर रही है भाई। अभी मैंने सुना कि पंजाब के राज्यपाल ने यह घोषणा किया कि राजभवन में टमाटर का उपयोग नहीं होगा। अब आपने भी देखा होगा, तो ये समाचार में सुना, इससे क्या फर्क पड़ा? सिंबॉलिक रूप से बता रहे हैं कि हम टमाटर नहीं खाएंगे। मत खाओ। रोक कौन रहा है? खाओ चाहे मत खाओ, ये टमाटर अपनी पसंद है। मैंने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता की भलाई के लिए टमाटर खाना छोड़ रहे हैं। आपके 1-2 किलो टमाटर खाने छोड़ने से कौन सा फर्क पड़ जाता है भाई? लेकिन एक सिंबॉलिक है, लोग टमाटर खाना कम कर दें तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है, तो ऊपर वाला जाने। 12 कुछ बात समझने की कोशिश कर रहे हो? अब ध्यान से सुनो। अगर इन संसाधनों पे सरकार का नियंत्रण हो जाए पूरी तरह से,
तो मैन्युफैक्चरिंग पर भी किसका नियंत्रण होगा बेटा? सरकार का। और मैन्युफैक्चरिंग में सरकार का नियंत्रण होगा तो कीमत पे भी सरकार का नियंत्रण होगा। बोल नहीं रहे हैं। और सरकार जब कीमत को नियंत्रित करेगी तो कई चीजों से प्रभावित होना पड़ेगा, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। कोविड वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवाइए और कोविड वैक्सीन सदर हॉस्पिटल में लगवाइए, पता चल जाएगा सरकार और निजी का क्या अंतर है। जब आप सदर में लगवाए थे तो बस हाथ झाड़ के निकल लिए, और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवाइए, 800 वसूल लेगा वहीं आपसे। तो कोविड वैक्सीन जो सदर में जाके लगवाया था फोकट की आई थी, फ्री में आई थी। वो नर्स जो वहां पे काम कर रही है, सुबह से शाम तक इंजेक्शन लगा रही है, वो फोकट में लगा रही है। वो कम से कम एक डिस्पोजल बर्बाद कराया आपने, और डिस्पोजल सिरिंज तो बर्बादी हुई ना, कम से कम डिस्पोजल सिरिंज फोकट की आती है। तो वो पैसा सरकार ने अफोर्ड किया ना आपका। सरकार ने इसलिए अफोर्ड किया कि सरकार को लाज शर्म आती है, आनी पड़ती है, और निजी सेक्टर में किसी को कोई लाज शर्म नहीं आती है, क्योंकि निजी सेक्टर सिर्फ एक ही चीज के लिए काम करता है, प्रॉफिट, और उसका दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? सरकार चीजों को फ्री में भी दे सकती है, सरकार चीजों को निःशुल्क भी दे सकती है। कभी आपने सुना है कोई निजी आदमी निःशुल्क दे रहा हो? एक बच्चे ने कहा कि हाँ सर हम सुने हैं। ओके, बताओ, अगर सुने हो तो बताओ भाई, तो मैं कुछ संशोधन करूं। तो उसने कहा कि सर जियो का जब सिम आया था शुरू में तो फ्री में आया। मैं भी शॉक्ड हो गया कि अरे पकड़ा तो बड़ा सही उदाहरण। कहा जियो का जो सर 3G 4G सिम आया था शुरू में, वो फ्री में आया था, और उसमें यह था कि साल भर आप फ्री में डेटा यूज करिए। पता नहीं था कि नहीं था, मुझे नहीं मालूम। हाँ हाँ, एक बार मैं कहीं से गुजर रहा था, देखा बड़ी लंबी लाइन लगी थी। अरे मुझे लगता है कि किलोमीटर भर की लाइन नहीं होगी। मैंने पूछा भैया ये काहे की लाइन है, तो बताया कि जियो का सिम बट रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है जियो की सिम में भाई। तो कहा कि सर इसमें डेटा साल भर एकदम फ्री में है और अनलिमिटेड डेटा है। मैं भी शॉक्ड हो गया। मैं अर्थव्यवस्था पढ़ाता हूँ, मैं भी हैरत में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। निजी लोग तो ऐसा कभी नहीं करते। आज समझ में आ रहा है कि काहे किया है ना। ऐसी बीमारी पकड़ाया आपको, ऐसी बीमारी पकड़ाया। जरा यकीन से मुझे बताइए, रिलायंस की जियो सिम आने के पहले ये डेटा वोटा को लेके कितना कॉन्शियस थे हम? मोबाइल और डेटा से कौन सा रिश्ता था एट दैट टाइम? मोबाइल माने हमसे बात करने का एक तरीका समझते थे। लेकिन इस बदमाश ने क्या किया कि ऐसी आदत पकड़ाया, ऐसी आदत पकड़ाया डेटा वाला, कि अगर आपके मोबाइल का डेटा एग्जॉस्ट हो गया ना तो एकदम छटपटाने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा नहीं तो 1 GB तो जरूर उसको रिचार्ज करा लें, है ना, क्योंकि उसकी वो प्लानिंग थी। और एक झटके में इतने कस्टमर बनाया ना कि बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां नहीं बना पाई 10-10 साल में, एक झटके में कंज्यूमर बना लिया। आदत पकड़ाया, हैबिट हो गई, अनलिमिटेड, रात में ही डाउनलोड लगा के छोड़ दिया, हो रहा है रात भर पिक्चर डाउनलोड हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा डेटा का पैसा लग रहा है, हो रहा है ना बेटा। और फिर उसने कहा कि ना भैया अब बहुत हुआ। तो फिर आपने सुना होगा कि उसको लिमिटेड किया, जब हम अनलिमिटेड नहीं देंगे, अब 2 GB रोज देंगे, शायद कुछ ऐसा किया कुछ दिनों के लिए, है ना। अब कुछ लोग जो हैबिचुअल हो गए थे ज्यादा डेटा यूज करने के लिए, वो 2 GB में अब उनको परेशानी हो रही थी, और फिर कहा कि 1 GB नहीं देंगे, अब खरीदो। ठीक है भैया। तो निजी लोग अगर निजी कुछ कर रहे हैं, फ्री में कुछ कर रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए, कोई ना कोई गेम प्लान है, कुछ ना कुछ तो गेम प्लान उनका चल रहा है, और गेम प्लान आपने देख लिया। मुझे लगता है आज की डेट में भारत की सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई है जियो। और एयरटेल वेयरटेल इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना बेटा, पानी ढूंढने लगी कि अरे ये क्या कर दिया। उसने कहा कि ये मेरा एडवर्टीजमेंट था। कंपनियां हजारों करोड़ रुपया अपने विज्ञापन पे खर्च करती है ना।
टीवी पे, अखबार में, यहाँ वहाँ हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च करती हैं। उसने कहा मेरा यही विज्ञापन है। चलिए 1000 करोड़ ऐसे ही सही, और इतना सॉलिड विज्ञापन किया कि पूछो मत। एक झटके में करोड़ों जाल में फंस गए, है ना भाई। टीवी पे दिखा दिखा के कै ठो क्लाइंट पकड़ लेते, ऐसे तो पकड़ लिया। तो हमेशा ध्यान रखना, निजी लोग कभी भी कोई सुविधा आपको निःशुल्क नहीं देंगे। अगर वो देने की कुछ बात कह रहे हैं तो कुछ उनका प्लान भी है। जैसे जिस कोचिंग ने कहा हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, उसका कोई प्लान भी जरूर है। वहां जाके आपको पता चलेगा, वो करेगा जरूर कुछ ना कुछ। मेरी बात समझ रहे हो बेटा। इसी आधार पे अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा। किस आधार पर? संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा। क्लियर है? आगे की बात हम नहीं बोल रहे हैं, आगे की बात आप खुद समझ रहे हैं। संसाधनों पे जिसका नियंत्रण होगा, उत्पादन पे उसका नियंत्रण होगा, कीमत पे उसका नियंत्रण होगा, सब जुड़ा हुआ है बेटा। एक बात मुझे बताइए, संसाधन पर किसका नियंत्रण होगा, इस आधार पे पूरी अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नाम सुना है बेटा कहीं बोलचाल में? अरे ये पूंजीवादी लोग हैं, ये पूंजीपति लोग हैं, पूंजीवादी, ये सब शब्द तो बड़ा कॉमन यूज किया जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को जिसमें संसाधनों पर निजी लोगों का नियंत्रण हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देख लो बेटा, समझने की कोशिश करो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पे किसका नियंत्रण होगा? निजी लोगों का। इनको हम लोग बोलते हैं क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर है बेटा? अब जैसे मैंने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वैसे ही ढेर सारी चीजें तो पहुंच गई, ढेर सारी चीजें तो दिख गई। क्या दिख गई? संसाधनों पे निजी लोगों का नियंत्रण, बोल नहीं रहे। संसाधनों पे निजी लोगों का नियंत्रण तो उत्पादन पे निजी लोगों का नियंत्रण, और उत्पादन पे निजी लोगों का नियंत्रण तो कीमत पे निजी लोगों का नियंत्रण। और इसीलिए इस अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक ही आदर्श वाक्य है, प्रॉफिट। ये पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ लाभ के लिए काम करती है, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करती है, समाज सेवा के लिए कतई काम नहीं करती, देश सेवा के लिए बिल्कुल काम नहीं करती। हाँ, देश सेवा हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये देश सेवा के लिए काम नहीं करते। हाँ, उसी बहाने देश सेवा, एक डॉक्टर है, पेशेंट देखता है, सुबह से शाम तक अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, ताबड़तोड़ पेशेंट देख रहा है, कोई पेशेंट खाली न जाने पाए। लग तो रहा है बड़ी जबरदस्त समाज सेवा कर रहा है। मुझे लग रहा है आप समझी रहे कौन सेवा कर रहा है। हाँ, समाज सेवा हो रही हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो तो प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ है ना बेटा। एक पेशेंट से वो 400 रुपया ले रहा है, दिन भर में कोशिश कर रहा है कि मैं कम से कम 200 पेशेंट देख लूं। आप जोड़ लो उसकी इनकम कितनी होगी। हाँ, लगे हाथ आपका भी भला हो रहा है, वो अलग बात है। विकास देवी कीर्ति जी हैं दिल्ली में, समाज सेवा ही तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अरे न जाने कैसे सुना है, IAS बना दिए, जिंदगी बदल दिया लोगों की, है ना। बदल जाए जिंदगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कर तो अपनी सेवा रहे हैं। निजी लोग हर हाल में से प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। हाँ, आपका भला होता है नहीं होता है वो अलग इशू है। एक सर्जन हॉस्पिटल में घुसता है टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में, और एक पेशेंट से 20 लाख रुपया लेता है। हाँ, पेशेंट की सर्जरी करता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, घर वाले गार्जियन ढेर सारा धन्यवाद देते हैं, उनका पैर छू लेते हैं, डॉक्टर साहब आपने जिंदगी बचा दिया। डॉक्टर साहब ने जिंदगी थोड़ी बचाया, डॉक्टर साहब ने पैसा कमाया, उनका वही काम, उनका वही प्रोफेशन। क्लियर है बेटा? वो अपना प्रोफेशन कर रहे, पेशेंट बचता तो ठीक, नहीं बचता तो ठीक, वो अपनी फीस लिए वो पेशेंट की सर्जरी कर रहा है, बात खत्म। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? निजी लोगों का एक ही आदर्श वाक्य होगा बेटा, प्रॉफिट। क्लियर है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो सिर्फ लाभ से प्रेरित होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मुझे नहीं लगता कि एक बहुत क्लिष्ट अवधारणा है जो आपके दिमाग में ना आए। क्लियर है बेटा? इसके ठीक विपरीत एक अर्थव्यवस्था होती है,
जिसमें संसाधनों पे पूरा नियंत्रण सरकार का होगा। और संसाधनों पे अगर सरकार का नियंत्रण होगा तो उत्पादन पे सरकार का नियंत्रण होगा। एक दिन मैंने आपसे बताया था बेटा कि अगर हमारे पास संसाधन है तो हम किस चीज का उत्पादन करेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि क्या उत्पादित करें, तो मैंने कहा लोहा है तो ये डिपेंड करता है ट्रैक्टर बनाए कि कार बनाए, कुदाल फावड़े बनाए कि कुछ और बनाए, आपकी मर्जी है ना। तो एक बात मुझे बताइए, अगर सरकार का संसाधन पर नियंत्रण होगा तो सरकार क्या उत्पादित करेगी? ध्यान से सोचिए बेटा, बहुत आसान है सब कुछ। सरकार का अगर संसाधनों पे नियंत्रण होगा तो सरकार उस चीज का उत्पादन करना चाहेगी जिस चीज को देश को आवश्यकता अधिक है, जिस चीज की समाज को आवश्यकता अधिक है, डेफिनेटली सरकार उसका उत्पादन करेगी। लेकिन अगर इन संसाधनों पे निजी लोगों का नियंत्रण होगा तो वो जो उत्पादन करेंगे वो सिर्फ एक चीज को ध्यान में रख के करेंगे कि क्या बनाने में ज्यादा फायदा होगा। समाज को जरूरत किसकी ज्यादा है, वार्ड में जाइए, हम तो वो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम अपने संसाधनों से बेहतर प्रॉफिट कमा सकें। बोल नहीं रहे बेटा, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो इसमें कई तरफ अब दिशाएं जा रही हैं बेटा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं संसाधनों पर नियंत्रण रखती हैं, कीमतों पर नियंत्रण रखती हैं, और क्या उत्पादन करती हैं ये उनका फैसला होता है। उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता। अगर बाध्य कर सकता होता तो रोज नए नए मोबाइल काहे लॉन्च हो रहे हैं? क्या जरूरत है? इस समय समाज की इसी की सबसे अधिक आवश्यकता है कि डेली मोबाइल के नए नए मॉडल लॉन्च हो। तमाम आप देखते हो ऑनलाइन गेम वगैरह आ रहे हैं, कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। ऑनलाइन गेम जो आ रहे हैं उसको सरकार बना रही है, निजी लोग बना रहे हैं। और निजी लोगों के इस बात से कोई सरोकार नहीं गेम से कौन बर्बाद हो रहा है, कौन तबाह हो रहा है, किसकी शिक्षा खत्म हो रही है, कौन त्रस्त हो जा रहा है, घर वाले परेशान हो जा रहे हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनको बस इस बात से लेना देना है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एडिक्टेड हो जाएं, वो 24 घंटे उसमें लगे रहें और वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। अगर ये गेम सरकार बना रही होती और एक भी बच्चा अगर सुसाइड कर ले तो फजीहत सरकार की हो जाएगी। सदन में जवाब देते देते इनका हलक सूख जाएगा। एक गेम आया था बीच में, मैंने कहीं सुना था, ब्लू व्हेल, सुना था आपने? एक कोई मोबाइल में गेम आ गया था, बहुत ढेर सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। गेम बनाने वाली कंपनी को इस बात से कोई लेना देना था कि कोई बच्चा मर जाएगा कि नहीं मरेगा? मर जाएंगे, हमसे क्या लेना देना? प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। क्या सरकार भी इस तरह का कार्य करती है? नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार एक नैतिकता से बधी होती है और निजी लोगों के पास कोई नैतिकता नहीं होती, उनकी बस एक ही नैतिकता होती है। क्लियर है बेटा? लिखें, कुछ क्लियर हुआ बेटा? लिखें, संसाधनों पर लिखो बेटा। संसाधनों पर पहले थोड़ा क्लियर कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। संसाधन जब हम बोले तो तीनों संसाधन का मतलब है। पिक्चर क्लियर हो रही है बेटा? नहीं हो रही तो बात करो। सारे डॉक्टर अगर मेरे अधीन हो, इस भारत में जितने भी डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पढ़ाई करके बच्चे निकल रहे हैं, तो मेरे नियंत्रण में हो, मैं उपयोग करूंगा ना उनका। मैं निर्धारित करूंगा कि एक डॉक्टर इतनी फीस लेगा। लेकिन ये सारे डॉक्टर अगर सरकार के नियंत्रण में हो तो सरकार फैसला करेगी, लेकिन डॉक्टरों का हम क्या करेंगे? बोल नहीं रहे हैं। किसी संसाधन की बात करें, अगर उन संसाधनों पे निजी लोगों का नियंत्रण होगा तो वो क्या करेंगे, और अगर सरकार का नियंत्रण होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? सरकार की मजबूरी होती है, करना ही पड़ेगा। लोक हित का काम आपको करना ही पड़ेगा। वेलफेयर स्टेट है आप, लोक कल्याणकारी राज्य हैं आप, जनता की भलाई के लिए आपको काम करना ही होगा। आप भाग नहीं सकते, और अगर भागेंगे तो फिर जनता का सामना करने के लिए तैयार रहिएगा। कोविड में अगर फ्री में वैक्सीन नहीं लगाए होते और तबाही अगर मच जाती तो हम आपको तबाह करते अगले इलेक्शन में। कोविड में लोग खाने बिना मर रहे थे ना, सरकार की जिम्मेदारी कि लोगों को भोजन उपलब्ध कराएं, करा रही, आज तक करा रही, कराना पड़ेगा। कौन निजी एक किराने की दुकान पे जाके जरा 5 किलो राशन फ्री में लेके दिखाइए ना, वो चाहे जितना बड़ा स्टोर चलाता हो, 5 ग्राम नहीं देगा फ्री में, 5 किलो की बात ही छोड़ दें। सरकार दे रही है ना, क्यों? क्योंकि सरकार निजी नहीं है बेटा। और आप पढ़े हैं संविधान,
कि सरकारों को लोक कल्याणकारी होना ही पड़ेगा, जनता के उन वर्गों की मदद करनी ही पड़ेगी जो सक्षम नहीं है, जिनके पास क्षमताएं नहीं है। सरकार मदद नहीं कर रही है, कर रही है, हाँ जितनी औकात है सरकार की उतनी कर रही है। आप अब यूरोप और अमेरिका से तुलना मत करिए, लेकिन हमारे सरकारों की जितनी हैसियत है कर रही है ना। फ्री में हम राशन दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं, 5 लाख रुपए तक का फ्री में आपका इलाज करा रहे हैं। जहां तक हमारी औकात है हम करा रहे हैं, कल को औकात और बढ़ेगी और करेंगे। लेकिन ये सब मदद किसको दी जा रही है? ये सब मदद उनको दी जा रही है जो समाज के सबसे निचले वर्ग पे हैं, निचले पायदान पे हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि पैसा देके अपना इलाज नहीं करा सकते। और जिनके पास अगर पैसा है वो खेत बेच के, घर बेच के खर्च करें। अरे 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज हल्के में ले रहे हो बेटा। किसी ठीक ठाक परिवार के पास अगर 5 लाख मेडिकल एक्सपेंडिचर आ जाए ना तो परिवार की हालत बिगड़ जाती है। और यहां तो बस एक कार्ड लेके जाना है, किसी हॉस्पिटल में घुस जाना है, पूरा शान से इलाज कराइए, लास्ट में कार्ड दिखा के निकल लीजिए, पैसा अब सरकार देगी। तो कर रही है ना सरकार, क्योंकि सरकार को ये सब करना पड़ेगा और निजी लोग ये सब नहीं करेंगे। एक बच्चे ने कहा कि इलाज तो सर निजी हॉस्पिटल में ही कराए थे और बिना पैसे दिए हुए नहीं। आप निकल गए ना बिना पैसे लिए हुए, लेकिन वो तो कार्ड का नंबर संबर नोट करके ना बिल बना के भेज देगा सरकार के पास, पेमेंट सरकार को करना होगा। बोल नहीं रहे हैं। एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चल रही है, फ्री में निःशुल्क में आपको पढ़ाया जा रहा है ना, आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, टीचर निःशुल्क नहीं पढ़ा रहा है, टीचर को सरकार पेमेंट कर रही है। भाई हमसे क्या लेना देना है, हमें कोई पेमेंट करे, हमें बच्चा फीस दे या हमें सरकार फीस दे, कोई दे, हमको फीस से मतलब है। सरकार कहती फीस हम दे रहे हैं, आप फ्री में पढ़ा दीजिए। और सरकार वो पेमेंट दे रही है जो बहुत ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पेमेंट नहीं कर पाते। हाँ भाई, मुझे लगता है आप सबको पता ही है, तो बताने की क्या जरूरत है। तो एक बात समझ में आ रही है बेटा कि जब अर्थव्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण होगा तो डेफिनेटली जनता की भलाई के काम होंगे। लेकिन जब अर्थव्यवस्था पे निजी नियंत्रण होगा तो निजी लोग जनता की भलाई का काम नहीं करते, और अगर कहीं करते हुए दिख रहे हों तो उनकी कोई चाल है। क्योंकि वो कैसे निजी माने वो आपकी भलाई के लिए फ्री में काम कर सकते हैं? संभव ही नहीं है ना, कुछ पैसा खर्च होता है। थोड़ा लिख ले। अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर, अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर, संसाधन माने समझ रहे हैं ना बेटा, जब संसाधन बोला जाए तो ये तीनों आते हैं। अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर जिसका नियंत्रण होगा उत्पादन पर भी उसका नियंत्रण होगा। उत्पादन पर भी क्या बेटा, उसका नियंत्रण होगा। सहमत हैं? जिसका उत्पादन पर नियंत्रण होगा उसका कीमतों पर नियंत्रण होगा। उसका किस पे बेटा? कीमतों पर नियंत्रण होगा। समझ पा रहे हैं? अब एक हम डायग्राम बना रहे हैं बेटा, उस डायग्राम के माध्यम से दिखा दीजिएगा नीचे, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा क्या बेटा, भूमि, भूमि माने प्राकृतिक संसाधन को पहले दिन तो बताया था। प्राकृतिक संसाधन को क्या कहते हैं बेटा? भूमि कहते हैं। भूमि माने तो हम लोग जमीन समझते हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में इसको बोला जाता है तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संसाधन आते हैं जो फ्री में मिल जाए। दूसरा क्या है बेटा? श्रम।
और तीसरा क्या है बेटा? पूंजी, माने कैपिटल। ये तीन संसाधन हो गए, जिसको हम लोग एक को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। अब जाहिर सी बात है, इन संसाधनों पर किसका नियंत्रण दिया जाए? जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर क्या जरूरत है किसी एक का नियंत्रण देने, जहां जैसा हो वैसा नियंत्रण दें। ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन टिपिकल इसमें दो चीजें तो हो सकती है ना। ए या बी में अगर बांटे तो दो चीजें, खिचड़ी बनाए बाद में बनाइएगा, चावल दाल अलग अलग रहेगा, मिला के खिचड़ी बना लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अलग अलग चीजें क्या है पहले वो समझ लें। ये दो चीजें हो सकती हैं बेटा। क्या इस पर नियंत्रण सरकार का हो, बोल नहीं रहे, या इस पर नियंत्रण किसका हो? निजी लोगों का नियंत्रण। बोले अब जिसका इस पर नियंत्रण होगा उसका उत्पादन पर नियंत्रण होगा। इनका भी उत्पादन पर नियंत्रण होगा। उत्पादन के नियंत्रण को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि किस चीज का उत्पादन होगा वो फैसला करेगा। मैंने कहा ना, लोहे से बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन लोहे से क्या बनेगा वो फैसला करेंगे। गेहूं से बहुत कुछ बन सकता है, उत्पादन करने वाला फैसला करेगा कि गेहूं से क्या बनेगा। आटा बना के घरों में भेजा जाएगा कि मैदा बना के पिज्जा वाली फैक्ट्रियों में भेजा जाएगा। रोटी खाना जरूरी है कि पिज्जा खाना जरूरी है, फैसला आप नहीं करेंगे, जिसका गेहूं पर नियंत्रण होगा वो फैसला करेगा। ब्रेड बनेगा कि पिज्जा बनेगा कि रोटी बनेगी, अब देश के लिए क्या जरूरी है ये फैसला करना होगा। किसे? निजी लोगों को। और निजी लोग किसी हाल में देश के हित को ध्यान में रखे फैसला नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर आटे से पिज्जा बनता है और पिज्जा अगर महंगा बिकता है, डेफिनेटली वो आटे से पिज्जा बना के बेचेंगे, वो किसी हालत में रोटी नहीं बना के बेचना चाहेंगे, क्योंकि जहां उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा वहीं हो सकता है वो आटे से ब्रेड बनाए। लेकिन अगर ब्रेड से महंगा सैंडविच बिकता है तो आटे से सैंडविच बना के बेचना पसंद करेंगे। बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि दो ब्रेड का एक सैंडविच, दो ब्रेड की कीमत ही कितनी होती है अंदाजा लगा सकते हैं आप। और दो ब्रेड का सैंडविच आपको 60 रुपए में बेचेंगे। उसमें क्या होगा? दो ठो ब्रेड, एक आध स्लाइस टमाटर, एक आध ठो प्याज का टुकड़ा उकड़ा, अंड बंड, और लिया आपसे 60 रुपए वसूल लिया, थोड़ा राय पैक करके। क्लियर है बेटा? तो हमेशा पूंजी जो वादी लोग हैं बेटा, उनका उद्देश्य उत्पादन पर तो सबका रहता है, लेकिन क्या उत्पादन करेंगे इसकी सोच में अंतर आ जाता है ना। जैसे ये भी सोचेंगे कि इन संसाधनों से क्या बनाए, ये भी सोचेंगे इन संसाधनों से क्या बनाए, लेकिन क्या में बड़ा डिफरेंस आएगा। सरकार का क्या लोकहित के लिए होगा और उनका क्या प्रॉफिट के लिए होगा। बोल नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि कीमत पर भी नियंत्रण होगा और इनका भी क्या बेटा, कीमत पर नियंत्रण होगा। क्लियर है? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहेंगे क्या बेटा? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसी को हम लोग साम्यवादी अच्छा शब्द नहीं है बेटा, क्योंकि साम्यवाद में भी थोड़ा विभेद है, तो साम्यवादी शब्द लिखना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक साम्यवादी भी होता है और एक समाजवादी भी होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी बने रहिए। तो इसको हम लोग कहेंगे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, और इसे सॉरी निजी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं बेटा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल तो देते हैं बेटा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन साम्यवाद भी दो तरह का होता है। माने राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी दो तरह की होती है, एक साम्यवादी भी होती है और एक समाजवादी होती है। ठीक है, कम्युनिस्ट
सोशलिस्ट, दो तरह की होती है। थोड़ा इस डायग्राम को बनाओ बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, दिमाग में आ रहा है ना बेटा? तो कहां से मामला बिगड़ा? वहीं से जहां से हम लोगों ने शुरू किया था, यही। अब इस पे किसका नियंत्रण हो जाए, बस यहीं से अर्थव्यवस्थाओं की दिशाएं बदलने लगती है। अब ये फैसला करना होता है राष्ट्र को, इस पे नियंत्रण किसका हो, कौन बेहतर है, कौन अच्छा है। आपको कौन अच्छा लग रहा है, बोले? नहीं, आपको क्या अच्छा लग रहा है बेटा? इसमें से अगर आपको कहा जाए कि आप फैसला करें, तो कौन वाली आपको जच रहा है? राज्य वाला, है ना? क्योंकि फ्री वाली चीजें थोड़ा सही रहती हैं, है ना? फोकट वाली चीजें सही रहती हैं, फोकट वाली चीजें सही नहीं रहती, क्योंकि फोकट वाली चीज देख ही रहे हैं आप लोग, है ना? अब हम निंदा उंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख ही रहो, एक फ्री में सब पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो कहाँ क्या हो रहा है आप बेहतर समझ पा रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको क्या है। एक बात मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल सरकार बनाती, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होती, मोबाइल का निर्माण कौन करता? सरकार करता, सरकार करती, करती ना? क्या इतने प्रकार के मोबाइल मिलते हैं आपको? यदि मोबाइल सरकार बना रही होती, तो मुझे लगता है अभी तक कीपैड वाला ही मोबाइल यूज कर रहे होते, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि रातों दिन मोबाइल के विकास में पैसा खर्च करे, क्योंकि उसके जिम्मे और भी खर्चे हैं। बोल नहीं रहे, पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हर कार्य राज्य अपने जिम्मे ले ले, अगर मान लीजिए कार बनाने की जिम्मेदारी राज्य अपने ऊपर ले लेती कि कार हम सिर्फ बनाएंगे और कोई कार नहीं बनाएगा, तो मुझे लगता है कैसी कार बिक रही होती मार्केट में, आपको समझ में आ रहा होता। बाइक सिर्फ हम बनाएंगे, निजी लोग बाइक नहीं बनाएंगे। एक ही प्रकार की बाइक पिछले 20 साल से बन रही होती, क्योंकि सरकार के पास इतना सरप्लस फंड नहीं होता कि रोज नया नया आविष्कार करें। अब क्या सरकार ने किया कि मोबाइल बनाने वाले लोग भैया खाली मोबाइल बनाओ, अच्छा बनाओ, बुरा बनाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं है ना, एक चवन्नी हम लगाएंगे। देखो ना, जादू हो गया मार्केट में। ऐसे ऐसे मोबाइल हैं, ताबड़तोड़ जुट गए एक दूसरे के पीछे कि तुझसे अच्छा मेरा। इसमें हो जाता है कंपटीशन, और क्वालिटेटिव चीजें मार्केट में आ जाती हैं, जिसका फायदा हमेशा मिलता है किसको? उपभोक्ता को। अच्छा एक चीज बताओ, मार्केट में जब एक ही चीज को बनाने वाले एक से अधिक लोग जब हो जाएंगे, तो क्या उनका आपस में कंपटीशन नहीं होगा? और उनके कंपटीशन का सबसे ज्यादा आनंद किसको मिलेगा? आपको। क्यों नहीं मिलेगा भाई? मान लीजिए मार्केट में सिर्फ एक साबुन बिक रहा होता, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, भारत में सिर्फ एक कंपनी साबुन बनाती, सरकार कह देती कि भाई मैं बनाऊंगा या एक निजी कंपनी बनाएगी। एक निजी कंपनी अगर साबुन बनाती और वो साबुन अगर 500 रुपए का बेचती, कहां जाते भाग के आप? अगर साबुन खरीदना होता तो आपको 500 रुपए का ही खरीदना होता। क्यों? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सड़ा हुआ साबुन बनाता, है ना, थर्ड क्वालिटी का, और 500 में आपको बेचने खरीदने के लिए बाध्य कर देता। आप नहीं खरीदते, कहां जाते भाग के? एक ने कहा नहीं नहाते, कई दिन नहीं नहाते। कभी तो नहाते ना, तो जब नहाओगे खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अब जरा देखो कि अब साबुन कितने लोग बना रहे हैं। अरे बौछार है बेटा सोप की, एक से बढ़ के एक, चॉकलेट वाला साबुन, क्रीम वाला, दूध वाला। हम तो ये हाल में पड़ जाते हैं यार कि साबुन है कि उसमें दूध और क्रीम और चॉकलेट, ये क्या खाना है क्या? और दूध से ही नहाना है अगर, तो 5 लीटर दूध खरीद के एक दिन नहा लेंगे, सीधी सी बात है। अजीब अजीब सब प्रचार है बेटा, भ्रमित करने के लिए। तो क्या हो रहा है, आपको आकर्षित करने के लिए रातों दिन जुटे हुए हैं, तरह तरह का प्रलोभन देके आपको आकर्षित हर कंपनियां करे कि मेरा वाला साबुन खरीदिए। और ये सब बेचारे इतना पैसा वैसा खर्च कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं। मॉडल वॉडल को पकड़ के लाते हैं, कहते हैं मैडम नहाइए और नहा के बताइए कि देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, देखिए टीवी पर। तो ये क्या हो रहा है? सिर्फ आपको भ्रमित करने की कोशिश हो रही। कोल्ड ड्रिंक का प्रचार,
ये प्रचार तो मुझे इतना वाहियात टाइप का लगता है। एक जने हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पे, एक जने बाइक लेके किसी स्ट्रेंज को खुदा के उस पार चले जा रहे, ये क्या है? सिर्फ इसलिए किसी तरह से खरीदो ना भैया, इतना बढ़िया आपको दिखाए, आप भी बाइक कुदा दो और देखो मर जाते हो कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि निजी लोगों को सिर्फ अपना प्रोडक्ट किसी तरह से बेच देना है ना। तो अब एक चीज बताइए कि अगर ये मोबाइल सरकार बना रही होती बेटा, तो क्या इतनी वैरायटी के मोबाइल आपको मिल पाते? इतने फंक्शन वाले मोबाइल मिलते? नहीं मिलते। कारें अगर सरकार बनाती, इतनी वैरायटी की कार आपको मार्केट में उपलब्ध है मिल पाती? होती कार, लेकिन इतनी वैरायटी के तो नहीं होते। तो कभी कभी निजी अच्छा होता है, क्योंकि निजी में आपकी पसंद का बड़ा ख्याल रखा जाता है। निजी में उपभोक्ता की पसंद को निर्माण वाली कंपनियां बहुत ध्यान से देखती हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो बनाएंगे। सरकार क्या आपको चाहिए नहीं बनाएगी, क्या हम दे सकते हैं हम वो बनाएंगे। पता नहीं अंतर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है बेटा? तो कुल मिला जुला के तो ये बढ़िया लग रहा है। कौन? निजी वाला। क्योंकि अगर आपके पास पैसा रुपया है तो निजी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ बिकने के लिए तैयार है मार्केट में, ईच एंड एवरीथिंग। बस आपके पास पॉकेट में पैसा हो, सब कुछ खरीद सकते हैं। हवाई जहाज खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक लग रहा है, क्योंकि उपभोक्ता के पास बहुत वैरायटी उपलब्ध है। अगर उसके पॉकेट में पैसा है तो कुछ भी खरीद सकता है। बोल नहीं रहे? तो अब एक बात समझ में आ रही है कि अमीरों के लिए सूट कर रही है, गरीबों के लिए सूट कर रही है। जो गरीब हैं उनके पास कहाँ चॉइस है? 2 जून का खाना मिल जाए, यही बड़ी बात है। अब उनको ये थोड़ी देखना है कि वो हयात रिजेंसी 5 स्टार का वो बिरयानी खाए कि नहीं खाए। अरे 2 जून का खाना मिल जाए उनके लिए बहुत है। लेकिन पैसे रुपए वालों की बड़ी नफासत होती है ना बेटा, वो हफ्ते भर घर का खाना खा खा के उग जाते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं खाए। और रेस्टोरेंट में खाए तो वो बाहर कहीं नहीं जाके खाना खा पाए, पेरिस ओरिस में। तो पैसे वालों के पास ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ना बेटा, क्योंकि वो सुविधाएं खरीद सकते हैं, है ना बेटा। अब एक बात मुझे बताइए, एक चॉइस आपको ये दिया जाए कि आपसे काम कराया जाए, देश आपसे काम कराए और देश कह दे कि आपको पैसा नहीं देंगे। पर ध्यान से सुनना बेटा, राष्ट्र ये कहे, जैसे सारे लोग नौकरी चाकरी कर रहे हैं ना बेटा, सबसे सरकार नौकरी चाकरी कराए, सबसे काम कराए, उद्योग में यहाँ वहां जहां चाहे काम कराए, और सरकार बस ये कह दे कि आपको 1/54 सैलरी नहीं दी जाएगी। खराब लगेगा? अरे भाई बिना सैलरी के कैसे काम चलेगा, है ना? नहीं, सरकार ये वायदा कर दे कि आपको जो चाहिए हम फ्री में दे देंगे। बोल नहीं रहे बेटा? तो हमें क्या दिक्कत है, फ्री में काम करा लो। बस शर्त यह है कि हमको जो चाहिए वो आप दे दो। आप अपनी सैलरी से क्या करते हो? आप अपनी जीवन की आवश्यकताओं को ही तो खरीदते हो। बोल नहीं रहे? हम कपड़े खरीदते हैं, हम स्वास्थ्य खरीदते हैं, हम शिक्षा खरीदते हैं, हम हमारे जीवन की जो जो आवश्यकताएं हैं हम वही खरीदते हैं। अब सरकार के पास 2 ऑप्शन होता है। पहला, सरकार कहे कि मेरा काम आप करो, चीजें हम आपको दे दे रहे हैं, क्या करोगे पैसा लेके? बात सही है। एक ऑप्शन, सरकार ये कहती है कि काम करो, पैसा लो, जो मन करे वो खरीदो। तो जब आप जो मन करे वो खरीदो, वहां आपकी चॉइस मिल जाती है। और जहां सरकार ये कहती है कि हम देंगे, तो सरकार जो देगी वही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो जहां सरकार ये कहती है कि सब कुछ हम बनाएंगे, बोल नहीं रहे हैं, हर संसाधन पे मेरा नियंत्रण होगा, कीमत हम निर्धारित करेंगे, तो कीमत हम निर्धारित ही नहीं करेंगे, सब कुछ आपको फ्री में देंगे और बदले में आपसे काम लेंगे और आपको एक ढेला नहीं देंगे। इसको बोला जाता है राज्य आधारित अर्थव्यवस्था।
और इसे कहा जाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। वहाँ पैसा ही नहीं होता, वहाँ मार्केट ही नहीं होता, वहाँ बाजार ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब कुछ सरकार निर्माण करती है, तो वहाँ मार्केट होगा ही नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा बेटा? सरकार कुछ करती ही नहीं, इससे सब कुछ निजी लोग बनाते हैं, और निजी लोग अगर बनाएंगे तो बाजार होगी, और बाजार होगी तो आपके पॉकेट में पैसा होगा। आप बाजार में जाइए, बिस्किट खरीदना है, नमकीन खरीदना है, चाट खाना है, मोमोज खाना है, आप फैसला करो। सरकार से कोई लेना देना नहीं, सरकार ने आपके पॉकेट में पैसा दे दिया, अब आपकी जो मर्जी हो अपनी मर्जी की पूर्ति करो। सरकार को अगर देना होता तो डेली मोमोज खिला खिला के मार ही डालती। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और कुछ खा ही नहीं सकते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन कीमतों पे क्या लिखा, लास्ट लाइन बोल दो बेटा। कीमतों पे किस नहीं बनाया हो भी, बना डायग्राम बना लिया, ऊपर एक लाइन लिखा होगा ना बेटा, जिसका उत्पादन पे नियंत्रण होगा, जिसका संसाधन पे नियंत्रण होगा उसका उत्पादन पे नियंत्रण होगा, जिसका उत्पादन पे नियंत्रण होगा उसकी कीमत पे नियंत्रण होगा। अब ये देखेंगे किसका नियंत्रण रहे। लिखें पहला, नहीं पहला मत लिखो, पहले एक लाइन लिख लो। संसाधनों पे नियंत्रण के आधार पर, संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था को दो बड़े भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थव्यवस्था को दो बड़े भागों में विभाजित किया जाता है ना बेटा? तो पहला, कोई पहला दूसरा नहीं है, किसी को पहले नंबर पे लिखो। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी क्या बेटा? अर्थव्यवस्था। दूसरा, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, स्टेट ओन्ड इकोनॉमी। राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप क्या बेटा? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है बेटा? जब हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था की व्याख्या करने लगेंगे तो वहीं आपको थोड़ा समाजवादी की भी परिचय करा देंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन मोटा रूप में इसको साम्यवादी साम्यवादी तो बहुत बोला जाता है, लेकिन सही शब्द इसका है बेटा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, स्टेट ओन इकोनॉमी। क्लियर है बेटा? तो परिचय तो थोड़ा थोड़ा हो ही गया है, आइडिया लग रहा है क्या हो रहा होगा। अगर आपसे हम ये पूछें थोड़ा सा बेटा ध्यान से सुनना, पढ़ाई का पर्पज यह होता है कि हमारे अंदर चीजें खुद ही उत्पन्न हो, और हम इतने समझदार हैं कि अगर हमको मूल बात समझ में आ जाएगी तो बहुत कुछ खुद ही पैदा हो जाएगा। अगर आपसे हम ये कहें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, एक आप बोलो। अब इतना बकबक करने पे बेटा अगर नहीं बोलो, पूंजीवादी पूछ रहा है, पूंजीवादी साम्यवादी नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता हो? कुछ चीजें तो समझ में आ ही रही है ना बेटा, मोटा मोटा आप शब्द भले ना दे पाए तो हम थोड़ा बोल रहे, जरा ध्यान से सुनना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक शब्द से संचालित होती है, लाभ। सहमत है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है। सहमत है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय की समानता नहीं होती, अमीरी गरीबी खूब होगी। देख लो, एक तरफ अडानी है, एक तरफ अब किसका नाम, ठीक है, समझ ही रहे हो? तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी बेटा, उसमें क्या होगा? अमीरी और गरीबी की बीच की दूरी आपको दिखेगी, आय की विषमता दिखेगी। बोल नहीं रहे बेटा? क्लियर है? और ये पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करता है सिर्फ एक इंजन, और उस इंजन का नाम है प्रॉफिट, लाभ। सिर्फ लाभ से ही ये चलता है। हाँ, ये अच्छाई इसकी क्या है कि उपभोक्ता के पास ढेर सारी वैरायटी उपलब्ध होती
है ना, यानी उसको चॉइस करने के लिए ढेर सारी चीजें उपलब्ध होगी। अरे बेटा, अमेरिका पूंजीवादी देश है, आप अभी पूंजीवादी थोड़े ही हुए हो, आप तो पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हो अभी धीरे धीरे। अमेरिका पूंजीवाद है, और सुन के हैरत में पड़ जाओगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या खासियत है। जहां डिमांड हुई आपकी, वहीं पूर्ति हो जाएगी। आप जिस जिस चीज की मांग करोगे, हर वह चीज मार्केट में बिकले उपलब्ध हो जाएगी। यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि बाजार पे राज कौन करता है? उपभोक्ता, कंज्यूमर। वो बाजार का किंग होता है, बाजार का राजा होता है। वो जो डिमांड करेगा, आप एक दुकान पे रोज जा जाके पूछे फलाना है, और देखिए चौथे दिन वो मंगा लेता है कि नहीं अपनी दुकान पे, क्योंकि उसको पता है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी अच्छाई है, और यही सबसे बड़ी उसकी बुराई है। आपकी जो मांग होगी, वो मांग उपलब्ध कराई जाएगी। वो मांग चाहे उचित हो, चाहे उचित ना हो, है ना। मेरा उचित अनुचित वैधानिक अवैधानिक नहीं है, मेरा उचित अनुचित नैतिकता से जुड़ा हुआ है। बार बार हम कह रहे हैं कि मोबाइल गेम की क्या जरूरत है। माँ बाप एकदम आखिरी परेशान है, हर घरों के बच्चे लेके मोबाइल ऐसा जुटे हुए हैं कि पूछो मत। बच्चे तबाह हो रहे हैं, अबोध है, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन ये गेम बनाने वाली कंपनियों को इससे कोई सरोकार है? पबजी काहे बनाया? पबजी खेलते खेलते क्या क्या बवाल हो गया भारत पाकिस्तान में। तो पबजी का ही तो कमाल है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है बेटा, कि मोबाइल गेम बनाने वाली कंपनियों को इस बात से क्या सरोकार है? एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे का करियर तबाह हो रहा है, सामाजिकता उसकी खत्म हो रही है। मोबाइल लेके बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं, सब देख के तो लगता है पागल हो गया क्या ये। हम लोग तो ये देखे थे कि गेम वोम खेला जाता है। हम लोग के जमाने में मारी ओरियो टाइप का गेम हुआ करता था, आजकल तो पता नहीं क्या क्या गेम आ गया। बच्चे बोलते भी हैं उसमें, अकेले बड़बड़ाते रहते हैं, घेरो घेरो, मारो मारो, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मालूम चला कई मिल के खेलते हैं, टीम बना बना के खेलते हैं, मजा आ रहा है। मिल क्या रहा है इससे? हासिल क्या हो रहा है? कंपनियों को इससे कोई लेना देना। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बड़ा भारी स्तंभ है बेटा अमेरिका, और सुन के हैरत में होंगे, वहां हर चीज बिकती है, हर चीज बिकती है। जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जिसकी आपकी डिमांड हो सकती है, वो सब कुछ वहां बिकता है। सब कुछ बिकता है, मार्केट अवेलेबल है हर चीज के लिए। बस पैसा आपको देना होगा, चीजें उपलब्ध होंगी। वहां बतियाने वाले लोग बिकते हैं, सुन रहे हो? जैसे आप खाली हैं, बोर हो रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपसे कोई बतियाए आके आधे घंटे, तो हाँ, वो मार्केट उपलब्ध है। बस एक सेंटर पे फोन करना होगा, एक बतियाने वाला उपलब्ध हो जाएगा, और सिर्फ 30 मिनट बतियाएगा आपसे, पेमेंट लेगा, घर चला जाएगा। भारत में बस मोहल्ले में निकल पड़ो और देखो, यहाँ तो पागल कर देंगे बतिया बतिया के आपको। वहां पे आपने सुना होगा, अमेरिका में बेबी सीटर्स होता है, नाम सुना है? यूरोप में, अमेरिका में बेबी सीटर्स होते हैं। अंग्रेजी वाला शब्द है। बेबी सीटर्स का मतलब यह होता है, वहां बाप पेरेंट वर्किंग होते हैं, काम करने वाले होते हैं। अगर घर में एक छोटा बेबी है, बच्चा है, तो आप देखते हैं ऐसी महिलाएं एकदम परेशान हो जाती है जो नौकरी करती हैं। नहीं परेशान हो जाते बेटा, छोटा बच्चा है 5-6 महीने का, साल भर का, और मदर अगर जॉब करती हैं, और कुछ जॉब उस तरह का हो जिसमें काफी मेहनत करनी हो, तो फिर तो परेशानी है। भारत में नहीं होती परेशानी। क्यों? इतने यहाँ रिश्तेदार हैं कि कोई ना कोई आ ही जाएगा, किसी न किसी को बुला ही लेंगे, संभाल लेंगे। अमेरिका में नहीं है किसी के पास फुर्सत, नहीं है टाइम किसी के पास। वैसे धीरे धीरे भारत भी अब हो ही रहा है, उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो वहां पे किराए पे बेबी सीटर्स मिलते हैं, एजेंसियां हैं। पर्सनल कांटेक्ट नहीं करना है आपको, उस एजेंसी से कांटेक्ट करिए। वो एजेंसी तुरंत एक बच्चे या बच्ची को एज योर डिमांड वो आपके घर भेज देंगे कि 4 घंटे के लिए एक बेबी सीटर भेज दीजिए, मेरे बेबी को केयर करना है, देखभाल करनी है, हम दोनों लोग जा रहे हैं काम करने। हाँ बिल्कुल आएंगे, बेबी सीटर आएगा, वो ये आएगी बच्ची, आपके बेबी को प्रॉपर देख, वो ट्रेंड रहते हैं लोग, प्रॉपर देखभाल करेगी, और आप पेमेंट करिए। ज्यादातर यूनिवर्सिटी के पढ़ने उड़ने वाले बच्चे बच्चे ये सब काम कर लेते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस है उनका। भारत में भी बेबी सीटर मिलते हैं कहीं? सुना है? मिलेंगे, अगले 2-3 साल इंतजार करिए। शहरों में आज ऐसे कपल्स बहुत हैं
जैसे हस्बैंड वाइफ है और बच्चे हैं और दोनों वर्किंग है, समस्या तो यहाँ भी आने लगी है धीरे धीरे, इस तरह से मैनेज हो रही है। वहां सब कुछ बिकता है बेटा, सब कुछ बिकता है, इच एंड एवरीथिंग जो आपकी डिमांड हो, क्योंकि वो टिपिकल पूंजीवादी होता है। पूंजीवादी में क्या का, मेरे पॉकेट में अगर पैसा है तो मेरी इच्छाएं भी हिलोरे लेंगी, तरह तरह की हमारी इच्छा होगी, और जैसे जैसे आपकी इच्छा होगी वो सारा मार्केट देखने के लिए उपलब्ध होगा। ये पूंजीवाद है बेटा, क्लियर है? अगला लिख लें, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। हो गया बेटा, लिखें। अभी परिभाषित तो नहीं न किया है किसी को, बस नाम लिखा है ना। अब एक तीसरी अर्थव्यवस्था भी पैदा हो जाती है, वो तीसरी प्रकार नहीं है बेटा, इन्हीं दोनों प्रकार का मिश्रण है ना, वो तीसरा प्रकार नहीं है, थोड़ा सा ये वाला प्रकार और थोड़ा सा वो वाला प्रकार। तीसरे का नाम लिख लो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरे वाला क्या प्रकार है बेटा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखे हो ना, तो उसको ए और बी बांट के लिखो। दो तरह का मिश्रण हो सकता है, बताओ कैसे दो प्रकार का? दाल में चावल मिला दो या चावल में दाल मिला दो, है ना। तो मजाक नहीं कर रहे हैं बेटा, ये बड़ा अजीब मामला है। एक ने कहा कि पूंजीवाद में थोड़ा साम्यवादी लक्षण लाइए, एक ने कहा साम्यवादी व्यवस्था में थोड़ा पूंजीवादी लक्षण लाइए। बोल नहीं रहे बेटा। एक कह रहा है कि पूंजीवाद है आप, उसमें थोड़ा सा साम्यवादी लक्षण लाइए तो भी मिश्रित हो गए, और एक कह रहा है साम्यवादी हैं तो थोड़ा पूंजीवाद लाइए तो भी मिश्रित हो गए। एक जिसने कहा 1930 में कहा, जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि पूंजीवाद में थोड़ा साम्यवाद होना चाहिए, ये भी मिश्रित हो गया। और 1950 में ऑस्कर लॉन्ज एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा साम्यवाद में भी थोड़ा पूंजीवाद जरूरी है, तो वह भी मिश्रित हो गए। तो मिश्रित की दो अवधारणाएं, पूंजीवाद में साम्यवाद और साम्यवाद में पूंजीवाद। पूंजीवाद में साम्यवाद जॉन बेनार्ड कीन्स ने कहा, और साम्यवाद में पूंजीवाद ऑस्कर लॉन्ज ने कहा। वही लिखना था बेटा, लिखना ए बी करके बांट लो आज। मिश्रित अर्थव्यवस्था लिख लिया बेटा, इसको दो भागों में बांटेंगे, ए और बी। ए पूंजीवाद में साम्यवाद, अभी नाम वाम नहीं लिखेंगे किसी का बेटा, अभी घबराहट को नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे गहराई को उतरना है ना बेटा। दूसरा, दूसरा क्या बेटा? साम्यवाद में पूंजीवाद। यहां तक ठीक है बेटा? आराम आराम से चलिए, घबराइए मत, हम सब समझा देंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं।